आई एम किरण नेगी और आज करने वाले हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यस, माइकल फेराडे ने ये लॉ दिए थे 1834 में और इन्हीं के बारे में आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे, क्योंकि लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ही है। और लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस को समझा था। क्या आप लोगों को याद है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? सो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, नाम से ही एक्सप्लेन कर सकते हो आप इसको। लाइसिस का मीनिंग होता है, जो पीछे LYSIS लिखा है, इसका मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। और इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से है। किसी भी केमिकल का या सबस्टेंस का इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो सिंपल एक डिकम्पोजिशन है केमिकल्स का, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस को कहाँ देखते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। बनाए जरा इलेक्ट्रोलाइट सेल कैसे होता है? एक क्या होता है? सिंगल बीकर होगा। एक क्या होता है? सिंगल बीकर, जिसमें कि क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो डिप करे रहते हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो डिप किए रहते हैं, जो आपस में जुड़े रहते हैं किसी बैटरी से। अगर ये कैथोड है, ये एनोड होगा, तो कैथोड पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव, जो कि जस्ट रिवर्स होता है गैल्वेनिक सेल के। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे निगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव होता है। खैर, ये तो बात हुई। अब जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो होगा क्या? वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किससे? कैथोड की तरफ से। और सॉल्यूशन में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पहुंचेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पहले से ही क्या होता है? अपने आयंस में डिसोशिएट हुए रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही हम सॉल्यूशन बनता है वैसे उसके आयंस क्या होते हैं? बन जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उन तक पहुंचेगी, इलेक्ट्रिसिटी की पहुंचने के बाद आयंस जो होते हैं अपने ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? अपने ऑपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, किसका? कॉपर सल्फेट का, तो इसके अंदर दो ही आयन होंगे। एक तो होगा कॉपर +2, दूसरा होगा सल्फेट का -2। कॉपर किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ। और सल्फेट मूव करेगा किसकी तरफ? एनोड की तरफ। सही है या नहीं है? ठीक है। और जैसे ये मूव करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होती है? कॉपर जो होता है वो कैथोड पे क्या होता है? डिपोजिट हो रहा होता है। इसी को हम डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन क्या कहेंगे इस टाइम पे? किसका हो रहा है? कॉपर यानी मेटल का, तो अब इसको डिपोजिशन ऑफ मेटल कहेंगे। अब ये जो मेटल का डिपोजिशन है, इसी को समझो आप। अगर आपको ये सुनना आ गया तो आपको फेराडे का फर्स्ट लॉ ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि फेराडे ने रिसर्च किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लॉ दिया था। यही एक्सपेरिमेंट थे वो इलेक्ट्रोलाइसिस वाले। हुआ क्या? कॉपर लगातार डिपोजिट हो रहा है कैथोड पे। कैसे डिपोजिट हो रहा है? कॉपर जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है? कॉपर मेटल बनाता है और ये लगातार कैथोड पे चिपकता रहेगा। डिपोजिशन ऑफ मेटल हो रहा है। पर ये डिपेंड किस पे कर रहा है? इन इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग चार्ज भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? चार्ज। तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट डिपोजिशन ऑफ अ मेटल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी तरफ, उतना ज्यादा आयन जो होंगे कॉपर के, वो कॉपर मेटल में चेंज होते जाएंगे। राइट? तो यहाँ से हम एक लाइन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो इसको। इसी पे आपका पूरा फर्स्ट लॉ बेस्ड है, दैट द डिपोजिशन ऑफ मेटल एट कैथोड डिपेंड्स किस पे? अमाउंट ऑफ चार्ज। या हम ये कह सकते हैं जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? डिपोजिशन होगा। यानी डिपोजिशन ऑफ मेटल एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। कह सकते हैं नहीं कह सकते? बताइए जरा। कह सकते हैं दैट डिपोजिशन ऑफ अ मेटल एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। और इसी पे हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, फेराडे का फर्स्ट लॉ जो होता है, इसी जो हम लोगों ने पॉइंट निकाले इलेक्ट्रोलाइसिस के, इसी पे बेस्ड है। अच्छा ये बताओ, जो डिपोजिशन होता है हम किसका कर रहे हैं? मेटल का। इन जनरल हम किसी का भी कर सकते हैं, किसी सबस्टेंस, किसी अदर केमिकल्स का। या अगर हम किसी गैस जो बनती है कई बार,
किसी कैथोड, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोड हो, गैस बनती है तो गैस जो होती है उसमें डिपोजिट ना होके क्या होती है, लिबरेट होती है। जैसे अगर आपने वाटर का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा होगा तो उसमें तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है, वो क्या होती है, लिबरेट होती है। लिबरेट मतलब उड़ जाएगी। तो इसको जरूरी नहीं है कि हमें यही लाइन बोलनी है, दैट डिपोजिशन ऑफ अ केमिकल। हम ये भी कह सकते हैं दैट लिबरेशन ऑफ अ गैस। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे। किस पे, अमाउंट ऑफ चार्ज पे। तो यहां से हम इन जनरल कह सकते हैं दैट द लिबरेशन ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, क्योंकि जरूरी नहीं हो हमेशा कैथोड हो, एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? ठीक है, इन्हीं पॉइंट पे फेराडे ने अपना फर्स्ट लॉ दिया। बस एक और चीज बताइए मेरे को, जो डिपोजिशन है केमिकल का या गैस का, इसको हम किस यूनिट में नापे, कैसे नापेंगे इसको, मास के फॉर्म में। ठीक है, मास जो होता है वो बताता है कि कितना कोई केमिकल डिपोजिट हुआ है या कितना कोई गैस क्या हुई, लिबरेट हुई है। एंड यहीं पे हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ आता है, दैट इज फेराडेज फर्स्ट लॉ। और ये लॉ जो होता है, जो ये लॉ है फेराडे के, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या देते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच। ध्यान देना, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं हम, अमाउंट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, किसी गिवन केमिकल का कितना डिपोजिट हुआ है। तो ये जो होता है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं किसके, इलेक्ट्रोलाइसिस के। फेराडे का फर्स्ट लॉ की बात करते हैं चलो हम। तो यहां से हम कह सकते हैं उसी तरह से दैट द मास ऑफ केमिकल डिपोजिट या डिपोजिटेड, और क्या कह सकते हैं, मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट particular electrode is directly proportional to the amount of charge, right? इस पे amount of charge which flow through the electrolytic solution, through the solution भी कह सकते हो आप, लेकिन कैसे solution है वो, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्लियर हो गई बात? जो गैस लिबरेट हुई है इलेक्ट्रोड पे, या जो मास किसी केमिकल का डिपोजिट हुआ है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इस मास को m से रिप्रेजेंट करूं और इस अमाउंट ऑफ चार्ज को, इसको अमाउंट ऑफ चार्ज को q से रिप्रेजेंट करूं, तो हम कह सकते हैं दैट इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। क्या कह सकते हैं, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब जब प्रोपोर्शन हटता है तो क्या करता है, कांस्टेंट जुड़ता है, तो क्या बन जाएगा, m इज इक्वल्स टू ZQ। यहाँ पे Z जो होता है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। क्या होता है, हियर Z इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको एक और नाम से जानते हैं, कोई जानता है क्या बोलते हैं इसको, दैट इज ECE। ECE यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देते हैं इसको। ठीक है, Z जो होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये डिपेंड करता है आयंस पे, और इसको निकालना, इसका मेजर करना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे जब ये न्यूमेरिकल्स में आएगा। तो एक्चुअली Z इक्वल्स टू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट केमिकल, जिस केमिकल को हम डिपोजिट कर रहे हैं या जो गैस लिबरेट हुई है, अपॉन F को जानते हो क्या बोलते हैं, फेराडे। इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। इक्विवेलेंट वेट जो होता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट, ये होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं चार्ज ट्रांसफर। कितना इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है।
क्या कहेंगे हम यहाँ पे, चार्ज ट्रांसफर। इसको आप किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैंने इसको एक्स लिख लिया। फेराडे क्या होता है, फेराडे जो होता है 1 फेराडे इक्वल्स टू क्या होता है, 1 फेराडे इक्वल्स टू कितना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96487 कूलम, लेकिन अप्रोक्स में, ताकि ये न्यूमेरिकल्स में हमारे लिए प्रॉब्लम ना करे, 96500 लिख देते हैं इसको, ये अप्रोक्स वैल्यू है इसकी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 96487 कूलम। ये है हमारा जेड। जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। फेराडे क्या होता है, किसके इक्वल होता है, फेराडे वैसे होता क्या है, ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1 फेराडे के इक्वल होता है। तो जेड इक्वल्स टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे, जो कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है मोलर मास अपॉन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर, और फेराडे किसके इक्वल होता है, 96500 कूलम के इक्वल। क्लियर हो गई बात, ये ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब करंट का फॉर्मूला याद है आपको, क्लास 10th में ये करंट इक्वल्स टू क्या होता है, करंट बोले तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, करंट क्या होता है, किसी सर्किट में पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, किसी सर्किट में पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाता है, करंट। इसको लिखते हैं Q अपॉन टी, क्या लिखते हैं, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, IT, क्या हो जाएगा, IT। इसको हम यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, M इज इक्वल्स टू ZIT, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो आप इसको, ZIT। ये हमारे पास फेराडे के फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आ गया, दैट इज M इक्वल्स टू ZIT, जहां पे Z क्या है, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम, जिसको हम लोग क्या होता है, टाइम यहाँ पे पर सेकंड कह रहे हैं, तो इसको हमें ज्यादातर सेकंड की फॉर्म में निकालना होता है जब ये न्यूमेरिकल्स में आएगा। अब बताइए किसी को प्रॉब्लम है, इन केस आपको यहाँ भी कभी समझ में ना आया हो, आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसको दोबारा से, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ खत्म हुआ, फेराडे का फर्स्ट लॉ जो क्या था, द मास ऑफ केमिकल डिपोजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आया, M प्रोपोर्शनल टू Q, और जहां पे M इक्वल्स टू क्या हो गया, ZQ, जहां पे Z एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम ECE के नाम से भी जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और किसके इक्वल होता है, कहां से निकलता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको इतना परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कई जगह पे क्या होता है, हमारे पास फेराडे की वैल्यू पहले से दी रहती है, जो कि यही दी रहती है 96500, इसलिए अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आंसर जो होगा वो क्या रहेगा, सही रहेगा। क्लियर होगी बात। सो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके पहले लॉ से रिलेटेड, जो कि कुछ एनसीईआरटी के और कुछ नीट की प्रीवियस के क्वेश्चन है। पहला एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, a solution of copper sulfate, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere, 1.5 ampere current. What is the mass of copper deposited at electrode, ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हमें गिवन क्या क्या है, हमारे पास है करंट I, दैट इज 1.5 एम्पियर, टाइम T 10 मिनट दे रखा है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे हम, 10 इंटू क्या हो जाएगा 60, यानी 600 सेकेंड। और हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। डिपॉजिट कौन हो रहा है, कॉपर, कौन डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर। निकालना क्या है, मास।
ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें आई टी आता है, दैट इज जेड आई टी, यही होता है। जेड इक्वल्स टू क्या होता है, पहले हमें जेड को सेपरेटली निकालना पड़ेगा, उसी से हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। सो हमें जेड को सेपरेटली निकालना पड़ेगा। जेड इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या था, फेराडे यानी एफ इक्वल्स टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एक्स, और नीचे क्या आएगा, फेराडे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 96500। मोलर मास कितना होता है कॉपर का, वो होता है 63, ठीक है। मोलर मास कई बार क्वेश्चन में पहले से गिवन होता है, इसलिए परेशान मत होना। एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अच्छा देखो रिएक्शन क्या है, कॉपर जो है वो +2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो कॉपर का मेटल बनाएगा, तभी तो मेटल का डिपोजिशन हो रहा है कॉपर का। जब वो क्या हो रहा होगा, अपने आयन से अपने मेटालिक फॉर्म में आ रहा होगा, उसका डिपोजिशन तभी हो रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 2, तो एक्स की जगह पे क्या जाएगा 2, और एफ हम तो लिखा हुआ है, ये हमारे पास जेड की वैल्यू आएगी। इसको हम पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ क्या जाएगा 63 इंटू क्या, आई की वैल्यू कितनी है 1.5, टाइम कितना है हमारा 600 सेकेंड, और नीचे क्या है हमारा 2 इंटू 96500, ये आएगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर जो है वो 0.293 ग्राम के आसपास आ रहा था, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आया किस तरह से आपको समझ में आया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस of molten NaCl, time required to produce 0.10 mole of Cl2 gas, a current of 3 एम्पियर इज, ये क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 55 मिनट का, सेकेंड ऑप्शन है 110 मिनट का, थर्ड ऑप्शन है 220 मिनट्स का, और फोर्थ है 330 मिनट का। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, और ये क्वेश्चन है नीट 2016 का, नीट 2016 का क्वेश्चन है। ये पूछा है हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है टी, और हमारे पास दिया हुआ है मोल और करंट दिया हुआ है। हमें दिया है आई इक्वल टू 3 एम्पियर, और मोल्स दे रखे हैं। मोल किसके, जिस गैस को लिबरेट होना है इलेक्ट्रोड पे, उसका क्या दिया है, मोल दिया है, दैट इज 0.10 मोल। हमारे पास जो फॉर्मूला है आई की कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज m इक्वल टू ZIT, जेड तो निकल जाएगा, ठीक है, जेड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बट बाकी हमारे पास आएगा कैसे, मोल से मास आ सकता है क्या, मोल से मास आ सकता है। मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मोल इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास, होता है नहीं होता है, और मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा, निकल जाएगा। हमें इस फॉर्मूले में रखो जरा, क्या आएगा, मास इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास मोल कितना है 0.10, और इसका मास कितना होगा, मोलर मास इसका Cl2 का, किसका Cl2 का, बताइए जरा। ये होता है 70 के आसपास, Cl का 35 होता है एक का, तो क्योंकि 2 Cl है तो 70 के आसपास, ठीक है। जेड क्या होगा यहाँ पे, जेड वही केमिकल इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या आएगा, क्या होगा, फेराडे इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे का मैं पहले से बताया, करंट में बताया, और टी हमें निकालना है। पहले इक्विवेलेंट वेट को निकाल लेते हैं। Cl2 के लिए, इस रिएक्शन के लिए कितना इक्विवेलेंट वेट होगा जरा बताना, कितना होगा, देखो ध्यान से देखना। Na और Cl जो हो रहा है वो मोल्टन स्टेट में जाएगा, सबसे पहले क्या बनेगी उसके आयंस,
तो Na को मेटालिक फॉर्म में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? Na सिंगल, क्योंकि Cl जो हो रहा होगा वो हाफ Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके? एक इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे सिंगल आएगा, क्या आएगा? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? मोलर मास अपॉन 1। क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन 1। मोलर मास कितना है? 70 अपॉन 1, तो हम 1 को न्यू लिखेंगे चलेगा, अब T अपॉन 96500, और ये 0.10 इंटू क्या हो जाएगा? 70। कैंसिल जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो T इक्वल्स टू क्या बनेगा? 0.10 इंटू 96500 अपॉन 3। तो ये हो गया। यहां से हमारे पास क्या जाएगा? टाइम आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 110 मिनट्स आता है। सो कैलकुलेट कर लेना, हमारा आंसर सेकंड में आएगा, उसको मिनट में चेंज करना है। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देख में जरा, हाउ मैनी फैराडे चार्ज required from KMnO4 to Mn+2, KMnO4 to Mn+2, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने में कितना चार्ज फैराडे लग रहा है वो हमें बताना है। क्लियर हो गई बात? कैसे निकालेंगे हम इसको? ये एम्स 2016 क्वेश्चन है। बताना जरा, हाउ मेनी फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड फ्रॉम Mn+2 टू Mn KMnO4 टू Mn+। हम इसका देखेंगे पहले, इसमें कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। अच्छा देखो, अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज उसका 1 फैराडे होता है, तो हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वही हमें यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे अगर हम Mn का चार्ज देखें तो कितना होगा? K का क्या होता है? +1, O का होता है -2 इंटू क्या हो जाएगा? 4 -8, इससे माइनस होगा तो कितना आएगा? +7। यहाँ पे Mn जो है वो क्या है? +7 में है, और क्या कहाँ पहुंच रहा है? Mn +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे? क्या कर रहा होगा? 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तभी तो +2 में जा रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ? 5। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन थे वो क्या थे? ऑप्शन थे 3 फैराडे, 5 फैराडे, 2 फैराडे और था 6 फैराडे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? 5 फैराडे। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कैसे करना है। ये क्वेश्चन थे हमारे पास। लास्ट में आपको एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग करके मेरे को कमेंट कर सकते हो, नहीं आएगा तब भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ पे। अब बात करते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ की। अच्छा देखो, यहां पहुंचने से पहले वही किस तरह से फैराडे इस कंक्लूजन पे पहुंचे इस लॉ पे, वहीं से चीज स्टार्ट करते हैं। तो फैराडे ने ये देखा कि जो अमाउंट कितना मास जो डिपोजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, ये कितनी गैस लिबरेट हो रही है, वो एक्चुअली केवल अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता बल्कि अदर फैक्टर पे भी करता है। अगर हम दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले, केमिकल ले, जिनके अंदर सेम चार्ज है, तो क्या उनका मास जो डिपोजिशन है वो सेम होगा? हमने दो इलेक्ट्रोलाइट लिए ए और बी, ठीक है। इसके अंदर भी चार्ज है क्यू, इसके अंदर भी चार्ज है क्यू, तो क्या ए का जो डिपोजिशन हो रहा होगा इलेक्ट्रोड पे या बी का जो डिपोजिशन हो रहा होगा इलेक्ट्रोड पे वो सेम होगा या नहीं? तो उसने देखा एक्चुअली सेम नहीं हो रहा है, यानी अदर फैक्टर्स भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? मास डिपोजिशन के या लिबरेशन के। क्लियर हो गई बात? तो इसमें पहला आया एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट का क्या आया? उन्होंने ये देखा दैट कि दो केमिकल में जिसका ज्यादा एटॉमिक वेट है उसका मास ऑफ डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है। क्या देखा उन्होंने? डिपोजिशन या जिसको हम लिबरेशन कह रहे हैं,
अगर वो गैस है तो उसको लिबरेशन भी कह रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। जितना ज्यादा एटॉमिक वेट उतना ज्यादा उसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे डिपोजिशन हो रहा है। दूसरा उन्होंने देखा किसका, और दूसरा उन्होंने ये देखा किसका कि आयंस पे कितना चार्ज है, आयंस पे कितना चार्ज है। उन्होंने ये देखा कि जितना ज्यादा आयंस पे चार्ज हो रहा है उतना कम उनका डिपोजिशन हो रहा है, उतना कम क्या हो रहा है, डिपोजिशन चार्ज, या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में वैलेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या जिसको हम लोग कह देते हैं वैलेंसी। ये बात आई कि डिपोजिशन या लिबरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक वेट के, और किसके, वैलेंसी के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ मिलाएं तो एक फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट है। क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। क्या होता है, अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो क्या हम इन दोनों को कह सकते हैं यहां से, तो डिपोजिशन और लिबरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। और यही जो है इसी तरह से रिसर्च के बाद फैराडे ने सेकंड पॉइंट निकाला। अब ये जो चीज होती है ना, इंक्रीज बढ़ रही है घट रही है, इसको हम लोग रेफरेंस में लेते हैं हमेशा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया और उनको जोड़ दिया किसमें, सीरीज में। और उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह से जो डिपोजिशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, इक्विवेलेंट वेट पे। तो यहां से हमारे पास सेकेंड लॉ आता है फैराडे का। यहां से हमारे पास क्या आता है, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव पार्ट है इसका फर्स्ट लॉ का। क्या बताता है कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम सीरीज में लगाएं, जैसे हमने दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और उनको हमने क्या लगाया, सीरीज पे लगाया, किस पे लगाया, सीरीज पे, कैथोड एनोड, और ये क्या हुआ, एनोड कैथोड, ये जुड़ा हुआ आपस में, और ये कुछ इस तरह से इस तरह से हमने दो इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में लगाया। तो उस चीज के लिए लॉ दिया किसने, फैराडे ने, कि किस तरह से इनका अमाउंट जो होता है या मास जो होता है डिपोजिशन का, वो इक्विवेलेंट वेट की प्रोपोर्शन होता है। तो क्या कहा, देखिए फैराडे ने, दैट उन्होंने व्हेन सेम चार्ज flows through the several electrolyte mass deposition is directly proportional to the equivalent weight of their chemical, कुछ इस तरह से कि जो मास होगा, अगर हमने इन दो इलेक्ट्रोलाइट में एक को मान लिया कि ये जिंक सल्फेट है और एक को मान लिया ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो मास ऑफ जिंक जो होगा किसके इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग ये रिलेटिव में ले रहे हैं, तो एम जेड अपॉन एम सी यू किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। ई लिख रहे हैं, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट को, ई जेड एन अपॉन ई सी यू, ई जेड एन अपॉन ई सी यू। इसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। डिराइव कहां से, वहीं से पहले वाले लॉ से। एम जेड एन इक्वल्स टू क्या होता है, जेड आई टी, या हम इसको दूसरा फॉर्मूला था जेड क्यू, वहीं से निकालते हैं। जेड इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन में क्या आएगा, फैराडे, और Q। ऐसे ही अगर हम एम सी यू लिखेंगे क्या आएगा, ई सी यू अपॉन एफ क्यू। क्यू तो दोनों के लिए सेम है क्योंकि हमने लिखा ही है सेम चार्ज। तो एम जेड एन अपॉन एम सी यू क्या हो जाएगा, यहां से ई जेड एन अपॉन ई सी यू। और यही जो है सेकेंड लॉ है फैराडे का, कि जब हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो कि सीरीज में लगे हों उनसे
सेम फ्लो, सेम चार्ज का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा है, तो जो डिपोजिशन ऑफ मास होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हो गई बात? उनका जो डिपोजिशन हो रहा होगा मास का इलेक्ट्रोड पे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट, उन्हीं केमिकल्स के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका न्यूमेरिकल्स आपको बहुत रेयर मिलेंगे, ठीक है, और बहुत ही कम पहले एग्जाम आ रखे हैं। पहला ही लॉ जो होता है उसी से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये उसी लॉ का जो है थोड़ा आगे का एक्सटेंशन है, बस इसमें क्या हुआ है, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को जोड़ दिया तो हमने उनका इक्विवेलेंट वेट के साथ क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया। तो ये था आज का क्लास, ठीक है। इन केस आपको कोई चीज समझ में ना आई हो देन आप मुझे बता सकते हो, श्योरली हम उसको कुछ ना कुछ देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।